वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2023 में मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है अदृश्य जलकांगल, जिसका मतलब है इनविजिबल विंडो। इस मूवी में टोविनो थॉमस भाई साहब लीडिंग रोल पर है और सच में इस मूवी में इनकी एक्टिंग लाजवाब लगी मुझे। व्हाट एन एक्सप्रेशंस मैन। इन्हीं की एक्टिंग को डेडिकेट करते हुए मैं ये मूवी आपके सामने लेकर आया हूँ। अब कहानी के बारे में बात करें तो इट्स ए डिफरेंट काइंड ऑफ मूवी, मतलब काफी सारे लोगों को पसंद नहीं आएगी। और इस मूवी में मेन डिसअपॉइंट पार्ट है एंडिंग। पता नहीं कौन सा गांजा फूककर एंड किया कहानी को। खैर चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही कुछ पुलिस वाले हर एक गली गली घूमते हुए भिखारियों को, पागलों को, अनाथ लोगों को वैन में बिठाने लगते हैं। एक्चुअली यहाँ पर कुछ वार का माहौल होता है और कुछ टेररिस्ट देश के अंदर घुसने की सूचना मिली होती है इंटेलिजेंस वालों को, तो किसी को भी नुकसान ना पहुंचे इसीलिए ये सारे पुलिस वाले अनाथ लोगों को गली से उठाकर एक असलम में ले जाने लगते हैं। इनमें से पागल लोग भी होते हैं और अच्छे लोग भी होते हैं। उसके बाद एक पुलिस वाला एक हायर ऑफिसर के पास आकर यही बात कहने लगता है कि मैडम आपने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया, सारे अनाथ लोगों को हमने सेंटर में ले आए। वो लेडी ऑफिसर कहने लगती है अरे इतने सारे लोगों को तो यहाँ पर जगह नहीं है, आप लोग एक काम करिए, हर एक बंदे से उनके फैमिली के बारे में पूछताछ करके उनके घर भेज दीजिए और जो अनाथ है वो यहीं पर रहेंगे। इस तरह से पुलिस वाले इन सारे लोगों से उनके फैमिली के बारे में पूछते रहते हैं। और इसी तरह इस एसएलएम में एक डॉक्टर को भी रखा जाता है जो इन लोगों का ट्रीटमेंट करने के लिए आता है। यहीं पर हमारे हीरो को दिखाया जाता है। एक्चुअली मूवी में कहीं पर भी हीरो का नाम डिस्कस नहीं किया गया, तो मैं इसका ओरिजिनल नेम ही लेता हूँ, थॉमस की बातों से हमको ये बात पता चलती है कि ये सारे लोग ऑलमोस्ट 6 महीनों से यहीं पर है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर से कहने लगता है कि डॉक्टर साहब मुझे कोई बीमारी नहीं है, मतलब मैं पागल भी नहीं हूँ। डॉक्टर कहने लगता है हर एक पागल बंदा यही कहता है कि वो पागल नहीं है, वैसे भी तुम फिट हो। थॉमस पूछने लगता है डॉक्टर साहब क्या आपको पागलपन है? डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहने लगता है नहीं नहीं। तो थॉमस कहने लगता है देखा डॉक्टर साहब आपने भी वही जवाब दिया जो मैंने जवाब दिया। तो वो डॉक्टर जान लेता है कि थॉमस को कोई मेंटल इश्यूज नहीं है, जिसकी वजह से अपने हायर ऑफिसर से बात करके थॉमस के हाथ में कुछ गोलियां थमाकर इसको इस असलम से जाने के लिए कहते हैं। थॉमस बाहर आने के बाद ये गोलियां हवा में उड़ाने लगता है कि खामखा सालों ने मुझे गोलियां दे दी। खैर उसके बाद थॉमस अपने पुराने प्लेस पर आता है, मतलब इसका घर जंगल के किसी इलाके में होता है, शहर से बहुत ही दूर। और एक्चुअली वो घर भी नहीं होता, एक ट्रेन का डिब्बा होता है। यहीं पर अपनी जिंदगी गुजारा करता था थॉमस। यहाँ जाने से पहले एक पत्थर के नीचे अपने घर की चाबी को छुपा कर गया था, तो पत्थर उठाकर देखता है तो वो चाबी वहीं पर होती है। तो थॉमस अपने घर के अंदर आकर साफ सफाई करने लगता है। और इसी तरह यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इसके घर में काफी सारे इलेक्ट्रिक के सामान मौजूद है, मतलब थॉमस छोटे मोटे काम कर लेता है इलेक्ट्रिक के। इसी दरमियान में थॉमस अपने अपोजिट साइड एक और बोगी को देखता है और इस बोगी में भी कोई रहता है। जब थॉमस उस बोगी के अंदर जाकर अंदर झांकते रहता है तो एक लड़की बाहर आकर थॉमस को डांटने लगती है कि अंदर क्या झांक रहे हो। इस लड़की का नाम होता है लेखा। तो थॉमस अपना इंट्रोडक्शन करवाने लगता है कि मैं तुम्हारे बोगी के सामने ही रहता हूँ, जब मैं यहाँ से गया था तो तुम तो यहाँ पर नहीं थी, तुम कब आई? लेकिन लेखा तो थॉमस को कुछ भी जवाब ही नहीं देती, बहुत ही रूडली बिहेव करने लगती है। मैं जब कभी भी आऊँ तुम्हें क्या, इस तरह से दरवाजा बंद कर लेती है। उसके बाद थॉमस थोड़ा आगे जाने पर एक बड़ी सी फैक्ट्री को देखता है और सोचने लगता है कि पहले तो ये फैक्ट्री यहाँ पर नहीं थी, अब यहाँ पर कैसे आई इस जंगल में? ये लोग तो जंगल के इलाकों भी नहीं छोड़ रहे पोल्यूट करने के लिए। इस तरह से अफसोस करते हुए अपने पड़ोसी के घर पर जाने लगता है। इस घर में एक बूढ़ा आदमी अपने पोता और पोती के साथ जिंदगी गुजारते रहता है और फिलहाल ये बूढ़ा आदमी थोड़ा बीमार चल रहा होता है। थॉमस आकर इसका हालचाल पूछने लगता है। वो बूढ़ा आदमी कहने लगता है अरे तुम कब आए और इतने दिनों तक कहाँ पर चले गए थे? थॉमस कहने लगता है अरे ये पागल पुलिस है ना, ये मुझे पागल समझकर पागल खाने में डाल दिया। मैंने उन लोगों को बहुत समझाया कि मैं पागल नहीं हूँ, मुझे घर जाना है, लेकिन साले पागल सुनते ही नहीं। बूढ़ा आदमी कहने लगता है मैंने तो रेडियो में सुना है कि जंग का माहौल है, जब से जंग का ऐलान हुआ उस टाइम से इस जंगल के इलाके में एक फैक्ट्री आ गई और जब जब वहाँ के अधिकारी यहाँ पर आया करते हैं, पुलिस वालों का ड्रेस ही पहनते हैं लेकिन वो पुलिस वाले दिखते नहीं। इस तरह से थोड़ी बहुत बातें होने लगती है इन चारों के बीच। रात होने के बाद थॉमस वापस अपने घर पर आकर अपने घर के लाइट्स और फैन को चेक करने लगता है कि सही से काम कर रही है या नहीं। काम करते समय थॉमस रेडियो में गाना भी सुनते रहता है। उसी वक्त लेखा अपनी बोगी से बाहर आकर थॉमस को डांटने लगती है कि तुम अपनी आवाज कम करो, मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो बेचारा थॉमस उसी तरह से आवाज कम करके अपना काम करते रहता है।
इसको इलेक्ट्रिक चीजों से एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद होता है। थोड़ी देर के बाद उस फैक्ट्री में काम करने वाला एक ऑफिसर इस जगह पर आता है और गाड़ी से उतरकर फटाफट से लेखा के बोगी में जाने लगता है। और ये चीज थॉमस नोटिस करके शॉक में रह जाता है कि यहाँ पर यह अनजान बंदा लेखा के पास क्यों गया। फटाफट से लेखा के बोगी के पास जाकर अंदर झांकने की कोशिश करने लगता है। तो तब जाके थॉमस को ये बात पता चलती है कि एक्चुअली लेखा प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है। दूसरे दिन थॉमस अपने तरीके से एक दूरबीन बनाकर उस लड़के के साथ उस फैक्ट्री के पास जाकर वहाँ पर देखने की कोशिश करने लगता है कि आखिरकार उस फैक्ट्री में हो क्या रहा है। तो उस फैक्ट्री के पास काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद होते हैं। यह होने के बाद थॉमस अपने पुराने काम पर जाने लगता है। एक्चुअली थॉमस एक मॉर्चुरी के पास एज ए सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम किया करता था और इतने दिनों के बाद थॉमस वापस अपने काम पर आता है, यही चेक करने के लिए क्या इसकी जॉब है या चली गई। तो पता चलता है कि इसकी जॉब अभी भी सेफ ही है। मतलब थॉमस जाने के बाद थॉमस के प्लेस पर नाइट में ड्यूटी करने के लिए कोई भी नहीं आया। खैर रात में अपना काम खत्म करके सुबह जब वापस अपने घर पर आने लगता है तो लेखा अपने घर के बाहर कुछ साफ सफाई का काम करती रहती है। लेकिन रात को ही थॉमस को ये बात पता लग गई थी ना कि लेखा एक प्रोस्टिट्यूट है। सोच लेता है कि ये कभी भी लेखा से बात ही नहीं करेगा। इस तरह से लेखा से नफरत करने लगता है। थोड़ी देर के बाद जब थॉमस उस लड़का लड़की के पास जाकर क्रिकेट खेल रहा होता है तो तभी इनके पास फैक्ट्री में काम करने वाले 2 सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं और थॉमस को बुलाकर कहने लगते हैं कि मैंने तुम लोगों से कितनी बार कहा कि फटाफट से इस प्लेस को खाली कर दो, ये प्लेस फैक्ट्री वालों की है। फाइनली आप लोगों को 1 महीने का टाइम दिया जाता है। इस तरह से वार्निंग देकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद एक और ऑफिसर लेखा के पास आकर कमरे में जाने लगता है तो दूर से थॉमस ये चीज देखकर इसको पक्का यकीन हो जाता है प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है। दोनों बच्चों से कहने लगता है कि उससे मत मिलो। रात होने के बाद थॉमस वापस अपनी ड्यूटी पर आता है। उस मॉर्चुरी रूम में अंदर जाकर देखता है तो सिर्फ एक ही लाश होती है। इस बंदे की लाश को देखकर थॉमस थोड़ा बहुत अफसोस करने लगता है कि पता नहीं बेचारे की कैसे मौत हो गई। इस तरह से जब उस कमरे से बाहर जाने ही वाला होता है तभी थॉमस कोई चीज देखकर शॉक में रह जाता है। वो लाश उठ बैठकर थॉमस से बात करने लगती है। थॉमस को यकीन ही नहीं होता कि लाश कैसे उठ बैठ सकती है और ये लाश मुझसे बात कर रही है। वो बंदा कहने लगता है कि तुम सही देख रहे हो थॉमस, मैं जिंदा हो चुका हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ, चाहे तो मुझे छूकर देख लो, मैं रियल हूँ। इस तरह से थॉमस को अपने बारे में बताने लगता है कि मैं एक प्रोफेसर हूँ, हमेशा मैं किताबें पढ़ते हुए किताबों को लिखते हुए मेरी जिंदगी गुजार दी मैंने। अगर मुझे पूछा जाए तो हर एक इंसान को किताबें पढ़ना चाहिए, किताबों में ही ज्ञान का खजाना है। लेकिन जब मैं अच्छा लिखना और अच्छा बोलने लगा तो कुछ लोग मेरे घर में आकर मुझे मार दिया। थॉमस को बाद में पता चलता है कि ये सब कुछ इसका ख्वाब था। सुबह नींद से जागने के बाद थॉमस फटाफट से उस मॉर्चुरी रूम में जाने पर वो लाश ऐसे ही पड़ी होती है। तब जाके थॉमस को तसल्ली होती है। दूसरी ओर थॉमस जब अपने घर में दोबारा कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है म्यूजिक सुनते हुए तो इस बार लेखा अपनी बोगी से बाहर आकर थॉमस को नहीं डांटती, मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखने लगती है। लेकिन थॉमस इस बार इसको भाव नहीं देता, अपनी बोगी का दरवाजा बंद कर लेता है। सुबह होने के बाद थॉमस दोबारा अपनी दूरबीन से फैक्ट्री के अंदर झांकने लगता है तो ये देखता है कि उस फैक्ट्री के अंदर कुछ एक्सप्लोजन्स और वेपन्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है क्योंकि वॉर का माहौल है। जब वापस अपने घर पर आता है तो थॉमस ये देखता है कि वो बच्ची लेखा के घर में मौजूद है, लेखा के साथ बातें शातें करती रहती है। ये देखकर थॉमस उस लड़की को अपने पास बुलाकर इसको बहुत डांटने लगता है कि मैंने तुमको ऑलरेडी कहा था ना कि उस लड़की से बात मत करो, वो बहुत ही गंदी लड़की है, बस स्कूल जाओ और वापस घर आओ। अब ये बातें लेखा सुन लेती है। थॉमस से कहने लगती है कि वो तो बस मेरे घर पर आई थी मेरा हालचाल पूछने के लिए, इसमें तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। लेकिन थॉमस लेखा को कुछ भी जवाब नहीं देता, चुपचाप अपने घर के अंदर चला जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी लेखा उन दोनों बच्चों के घर के पास जाकर उन लोगों से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करने लगती है। उसी तरह ये 2 बच्चे तो स्कूल जाते रहते हैं, इन दोनों को लेसन्स पढ़ाने लगती है और उसी तरह उस बूढ़े आदमी से भी थोड़ा बहुत बातचीत करने लगती है। यह होने के बाद लेखा इन दोनों बच्चों के साथ क्रिकेट वगैरह भी खेलने लगती है। रात होने के बाद उसी फैक्ट्री में काम करने वाला एक और बंदा लेखा के पास आता है इसके साथ काटमान करने के लिए। अब लेखा के पास यही काम होता है इसका पेट पालने के लिए और उसी तरह ये लोग बहुत ही रिमोट एरिया में होते हैं। यहाँ पर लेखा को जॉब कहाँ पर मिल सकती है। सुबह होने के बाद थॉमस हवा के जरिए से बिजली बनाने का एक्सपेरिमेंट करते रहता है। यह चीज देखकर लेखा थॉमस के पास आकर इससे रिक्वेस्ट करने लगती है, क्या तुम मेरे घर में भी बिजली ला सकते हो। लेकिन थॉमस लेखा को कुछ भी जवाब नहीं देता, वहाँ से चले जाता है। उसके बाद जब थॉमस उन दोनों बच्चों के घर पर आता है तो इस घर में ऑलरेडी लेखा मौजूद होती है, इन दोनों बच्चों को पढ़ाती रहती है। लेखा जाने के बाद थॉमस उस बूढ़े आदमी से कहने लगता है,
अरे उस गंदी लड़की को घर में क्यों आने दिया, उससे दोस्ती मत किया करो, वो बहुत ही गंदे काम करती है। वो बूढ़ा आदमी कहने लगता है, इसमें बुरी बात क्या है थॉमस, वो जो भी कर रही है अपने पेट के लिए कर रही है, अब इस जंगल में इसको कौन नौकरी देगा। इस तरह से थॉमस को समझाने पर थॉमस थोड़ा बहुत समझने लगता है। रात होने के बाद जब थॉमस अपनी ड्यूटी पर जाता है तो मॉर्चरी रूम में एक भी डेड बॉडी मौजूद नहीं होती। सोचने लगता है, अरे यार यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, अब मैं किसकी पहरेदारी करूं। इस तरह से थॉमस थोड़ा शहर पर जाने लगता है तो किसी जगह पर एक म्यूजिक इवेंट चलते रहता है। काफी सारे ऑडियंस इसको एंजॉय करते रहते हैं। उसी वक्त कुछ पुलिस वाले आकर वहाँ के सारे ऑडियंस को भगाने लगते हैं और जो इवेंट चलाते रहते हैं उन सारे लोगों को गिरफ्तार करने लगते हैं। अब इन्हीं लोगों में से वो पुलिस वाले थॉमस को भी वैन में बिठाने लगते हैं जेल ले जाने के लिए। थॉमस सोचने लगता है, अरे यार चंद दिन पहले ही मैं वापस घर आया, अब ये लोग दोबारा मुझे जेल ले जा रहे हैं, नहीं मुझे और अंदर नहीं रहना। उसी वक्त कुछ लोग आकर पुलिस की वैन को रोकने लगते हैं। मतलब इस इलाके में कुछ धरना वगैरह चलते रहता है, तो इसी मौके का फायदा उठाकर थॉमस उस वैन से बाहर भागने लगता है। ये देखकर दो पुलिस वाले इसका पीछा करने लगते हैं। कुछ दूर भागने के बाद थॉमस को एक पागल बंदा नजर आता है तो उसी जगह पर छुप जाता है। कहने लगता है कि तुम किसी को मत बताना कि मैं यहाँ पर छुपा हुआ हूँ। तो जब वो दो पुलिस वाले यहाँ पर आते हैं तो ये पागल बंदा दूसरा डायरेक्शन बताने लगता है। तो इस तरह से थॉमस बहुत ही मुश्किल के साथ वापस अपने घर के पास पहुँच जाता है और लेट से घर आने की वजह से थॉमस थोड़ा लेट से ही अपनी नींद से जागता है। अपने बोगी से जब बाहर आता है तो लेखा बाहर अपने कपड़े सुखा रही होती है। तो इस बार थॉमस थोड़ा प्यार भरी निगाहों से लेखा को देखने लगता है। जब लेखा थॉमस की तरफ देखने लगती है तो थॉमस ऐसे जताने लगता है कि इसको देख नहीं रहा और गुस्से वाला इमोजी बनाने लगता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद लेखा थॉमस के बोगी पर जाती है तो घर के अंदर काफी सारे इलेक्ट्रिकल सामान होते हैं, काफी सारे लाइट्स, फैंस, टेप रिकॉर्डर्स। थॉमस से कहने लगती है, अरे यार तुम तो बहुत ही टैलेंटेड बंदे निकले, क्या तुम मेरे घर में भी लाइट ला सकते हो। तो थॉमस भी थोड़ा बहुत बात करने लगता है लेखा से। अब लड़की तारीफ करने पर कौन बंदा पिघल नहीं जाता। खैर रात होने के बाद जब थॉमस अपने मॉर्चरी रूम में जाता है तो वहाँ पर किसी की लाश होती है। तो इस बार भी ये लाश उठ बैठती है, थॉमस से बात करने लगती है। ये बंदा थॉमस को अपने बारे में बताने लगता है कि कल रात तुम एक म्यूजिकल इवेंट पर गए थे ना, उस इवेंट पर मैं भी मौजूद था। स्टेज के ऊपर मैं गिटार प्ले कर रहा था, लेकिन जब पुलिस वाले मुझे ले जा रहे थे तो मुझे सडनली हार्ट अटैक आ गया, उसी वक्त मेरी मौत हो गई। और इसी तरह ये बंदा थॉमस से म्यूजिक के बारे में बताने लगता है कि हर एक इंसान को म्यूजिक सुनना चाहिए, म्यूजिक प्ले करना चाहिए, म्यूजिक से सुकून मिलता है। सुबह होने के बाद जब थॉमस की आंख खुलती है तो वो लाश वहीं पर मौजूद होती है। उसके बाद थॉमस लेखा के घर पर जाकर बिजली लगाने लगता है क्योंकि लेखा रात होने के बाद कैंडल से ही अपनी जिंदगी गुजार रही थी। तो बेचारे थॉमस भैया को रहम आ जाता है। इन दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती होने लगती है। उसी वक्त एक बंदा लेखा के पास आता है। लेखा इस बंदे से कहने लगती है कि आज मेरा मन नहीं है, तुम चले जाओ, किसी और दिन आ जाना। वो बंदा कहने लगता है, अरे यार अगर पैसों की प्रॉब्लम है तो पिछली बार से भी कुछ ज्यादा ही दूंगा मैं तुमको। लेकिन लेखा यही कहने लगती है कि आज नहीं होगा। उसी वक्त वो बंदा थॉमस को वहाँ पर देखकर लेखा से कहने लगता है, अच्छा तो तुम दूसरे कस्टमर के साथ हो। थॉमस को ये सुनने पर थोड़ा बहुत गुस्सा आने लगता है, फटाक से वहाँ से चले जाता है। लेकिन रात होने के बाद लेखा थॉमस को अपने घर पर इनवाइट करने लगती है। इसके साथ कैंडल लाइट डिनर करने लगती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी सारी बातें करने लगते हैं। इसी बातों ही बातों में थॉमस से पूछने लगती है कि तुम हमेशा गाने सुनते रहते हो, क्या तुमको डांस करना आता है। इस तरह से लेखा रेडियो में गाना प्ले करते हुए थॉमस के साथ डांस वांस करने लगती है, और वो भी बहुत ही रोमांटिक वाला डांस। हर सुबह होने के बाद वो बच्ची फटाफट से थॉमस के पास आकर कहने लगती है कि मामा मेरे दादाजी नहीं उठ रहे, प्लीज़ एक बार आकर देखो ना। तो जब थॉमस और लेखा वहाँ पर जाकर देखते हैं तो वो बूढ़ा आदमी गुजर चुका होता है। वो दो बच्चे बेचारे रो रहे होते हैं और थॉमस भी बेचारा बहुत दुखी होने लगता है। मतलब थॉमस ने इस बूढ़े आदमी के साथ काफ़ी सारा टाइम बिताया था। उसके बाद थॉमस उसी जंगल के किसी इलाके में गड्ढा खोदने लगता है उस लाश को दफनाने के लिए। लेकिन उसी वक्त फैक्ट्री के वो दो ऑफिसर्स इनके पास आकर इनको डांटने लगते हैं कि मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि फटाफट से यहाँ से चले जाओ, ये फैक्ट्री की प्लेस है और इस लाश को यहाँ पर दफना नहीं सकते, कहीं और लेके जाओ। तब इन लोगों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, थॉमस उस लाश को जलाने लगते हैं। एक्चुअली इन दोनों बच्चों के पास कुछ बकरियां होती है, इसी से ये दो बच्चे अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। रात होने के बाद थॉमस और लेखा इन दोनों बच्चों के पास आकर इन दोनों को हौसला देने लगते हैं
कि अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम दोनों को बुलवा लेना। इस तरह से ये दोनों वापस अपने घर जाते जाते लेखा उसी ज़मीन के पास लेटने लगती है, आसमान में तारों को देखते हुए। ये दोनों यहाँ पर कैसे आए इसके बारे में डिस्कस करने लगते हैं। लेखा कहने लगती है कि जब मैं छोटी बच्ची थी तो मेरी माँ दूसरों के घर में काम किया करती थी, लेकिन एक दिन उस घर वाले मेरे साथ गंदी हरकतें करने की कोशिश की। ये देखकर मेरी माँ उस बंदे से फाइट करने लगी। इसी दरमियान में वो बंदा मेरी माँ को मार दिया। ये देखकर मैं उस घर से भाग निकली। अपना पेट पालने के लिए मैं दर बदर भटकने लगी। बहुत सारे लोग मुझे हासिल करना चाहते थे, लेकिन तुम एक लौते बंदे हो जो मेरे पास आकर बहुत ही प्यार से बात किया। थॉमस भी अपनी कहानी बताने लगता है कि मेरी माँ को भी किसी ने मार दिया। किसने मारा या मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं। मेरी माँ मरने के बाद मैं भी दर बदर भटकने लगा। मतलब ये दोनों दर बदर भटक कर फाइनली इस रिमोट एरिया में आए। इस डिब्बे में अपनी जिंदगी गुजारने लगे, क्योंकि ना रेंट का खर्चा ना बिजली का खर्चा। थॉमस और लेखा उन दोनों बच्चों के बारे में भी सोचने लगते हैं कि जिस तरह से ये दोनों बचपन में अनाथ हो गए थे, उसी तरह से फिलहाल ये दो बच्चे अनाथ हो गए। खैर, रात होने के बाद जब थॉमस अपने वॉशरूम में जाता है तो इस बार 4 लोगों की लाश होती है। फटाक से ये चारों उठ बैठकर थॉमस से बात करने लगते हैं। थॉमस पूछने लगता है कि तुम चारों कैसे मर गए। ये लोग बताने लगते हैं कि हम 4 लोग उस फैक्ट्री में काम किया करते थे, लेकिन काम करते समय एक जहरीली गैस लीक हो गई, जिसकी वजह से वहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट हुआ और उसी ब्लास्ट में हम चारों की मौत हो गई। और हाँ, वहाँ पर और भी गैस लीक हो रही है, काफी सारे लोगों की जान जा सकती है। थॉमस, तुम उस फैक्ट्री के पास जाकर बाकी लोगों की जान बचाना होगा। तो दूसरे दिन थॉमस उसी तरह से उस फैक्ट्री के पास जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड थॉमस की एक भी नहीं सुनता, उल्टा इस पर फायरिंग करके उसको भगाने लगता है। थॉमस जब मायूस होकर वहाँ से जा रहा होता है तो मरे हुए वो 4 वर्कर्स दोबारा थॉमस को नजर आते हैं। कहने लगते हैं कि तुमको किसी भी तरह से उस फैक्ट्री के अंदर जाकर बाकी लोगों की जान को बचाना होगा थॉमस, ये सब कुछ अब तुम्हारे हाथ में है। थॉमस कहने लगता है कि वो लोग मुझे अंदर जाने ही नहीं दे रहे, मैं किससे बात कहूँ, आप लोग ही मुझे एक रास्ता बताओ ना। वो चारों कहने लगते हैं थॉमस, तुम एक काम करो, पुलिस स्टेशन पर जाकर इसके बारे में इन्फॉर्म कर दो। तो आइडिया अच्छा है समझकर थॉमस एक पुलिस स्टेशन पर जाकर इंस्पेक्टर से यही बात बताने लगता है कि सर, जंगल में एक फैक्ट्री है ना, उस फैक्ट्री में गैस लीक की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई और बाकी लोग भी मरने वाले हैं। प्लीज सर, आप उस फैक्ट्री के पास जाकर सारे लोगों को बाहर भिजवा दीजिए। इंस्पेक्टर कहने लगता है अच्छा ऐसी बात है, ये बात तुमको किसने बताई। थॉमस कहने लगता है जो पहले 4 वर्कर्स मरे थे ना, उन्होंने ही मुझसे ये बात कही। अब ये बात सुनने के बाद कौन इसकी बातों पर भरोसा करेगा। वो पुलिस वाला थॉमस को 2-4 छापा लगाकर बाहर जाने के लिए कहता है। बाहर आने के बावजूद भी वो 4 वर्कर्स थॉमस के पीछे ही लगे होते हैं कि तुम्हें ही उन लोगों की जान बचानी होगी। खैर, उसी रात जब लेखा उन दोनों बच्चों के घर के पास होती है तो 2 लोग लेखा के पास आते हैं, कहने लगते हैं चलो थोड़ा बहुत काम करते हैं। लेखा कहने लगती है कि अब मैं इस काम को छोड़ दिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। वो 2 बंदे लेखा को डांटने लगते हैं कि ज्यादा नखरे मत दिखाओ, पिछली बार से भी कुछ ज्यादा ही हम तुमको पैसे दे देंगे। लेकिन जब लेखा नहीं मानती तो ये दोनों लेखा को जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगते हैं। और उसी तरह उस घर में एक बच्ची होती है ना, उस बच्ची को भी सेक्सुअली अब्यूज करने की कोशिश करने लगता है। लेखा इस बच्ची को बचाने की कोशिश करने लगती है। इस तरह से ये तीनों उन दोनों बंदों से झगड़ने लगते हैं। मौका देखकर लेखा फाइनली एक चाकू लेकर उन दोनों को मार देती है उस बच्ची की इज्जत को बचाने के लिए। जब थॉमस अपने घर पर आता है, लेखा फटाफट से थॉमस के पास जाकर घर के पास आने के लिए कहती है। घर के पास आने के बाद एक शॉकिंग बात पता चलती है, लेखा को ना उन दोनों बंदों की लाश नजर आती है और ना ही वो 2 बच्चे पता नहीं अचानक से कहीं पर गायब हो जाते हैं। थॉमस और लेखा अपने हाथ में लालटेन लेकर उन दोनों बच्चों को तलाश करते रहते हैं। इसी दरमियान में मरे हुए लोग थॉमस को नजर आते हैं, मतलब वही प्रोफेसर, वो म्यूजिशियन, 4 वर्कर्स। कहने लगते हैं तुम उन दोनों बच्चों की तलाश कर रहे हो ना, मैं जानता हूँ वो दोनों बच्चे कहाँ पर है। इस तरह से थॉमस को रास्ता दिखाने लगते हैं और इसी तरह थॉमस को और भी काफी सारे लोग नजर आते हैं। वो सारे लोग मिलकर उन दोनों बच्चों की तलाश करते रहते हैं। इसी दरमियान में थॉमस और लेखा ये देखते हैं कि इन दोनों आंखों के सामने वो फैक्ट्री ब्लास्ट हो जाती है। शायद उस फैक्ट्री में मरने वाले लोग ही थॉमस को नजर आए थे। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। अब वो 2 बच्चे कहाँ पर गए, डायरेक्टर ने कुछ भी हिंट नहीं दिया। अचानक से ऐसे कैसे गायब हो गए। एंड इट्स ए नॉमिनेटेड फिल्म। मूवी में कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ मूवी है ये। डायरेक्टर ने ये नहीं बताया कि थॉमस को मरे हुए लोग क्यों नजर आते थे, थॉमस को ही क्यों बताते थे। आपको क्या लगता है इस मूवी को देखकर, कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।